प्यारे साथियों, क्या हाल चाल, ठीक ठाक। चलिए चलते हैं, मैथ्स का पहला प्रश्न देखेंगे कॉमन पेपर का। सबसे पहले देखेंगे, बोला गया है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। इसका अर्थ हो गया कि ए की आय जो है वो बी की आय से 20% अधिक है। अगर बी की आय 100 हुआ तो ए की आय हो जाएगा 120। इसमें रेशियो नहीं लेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। बोला गया है सी की आय ए और बी की आय, ए और बी की कुल आय का 55% कम है। तो बताओगे सी की जो आय होगा वो ए और बी की कुल आय, ए और बी की कुल आय कितना हो गया? तो सर जी 220 हो गया। इससे 55% कम है। आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है, तो 100% में से 55% कम करोगे तो जैसे 55% कम करोगे तो 100 में से 55 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 45% आ जाएगा। तो आप बताओगे 45% कितना होगा? सर 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे ये 11 बार में, 2 से काटोगे 5, ये 9 बार में, 11 9 99 हो गया। तो सी की मान 99 हो गया, ये हो गया। अब बोला क्या जा रहा है कि सी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो सी की आय जो है ए की आय से कितना कम है, तो आप बताओगे कितना कम है। तो सर जी अगर 120 में से 99 घटाते हैं तो कितना कम है? तो 21 कम है। किससे? तो 120 से। और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। आप बताओगे, इससे ये कट गया, ठीक है। अब ऐसे भी 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 3 से काटेंगे ये 2 बार में, ये 7 होगा। 7 पचे 35, 35/2 का मतलब होता है 17 दूनी 34, मतलब 17.5% हो जाएगा। क्या होगा? 17.5%। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा। अरे हाँ या ना बताओगे? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा। चलिए बहुत बढ़िया नवीन सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है एक्स प्लस वाई की मान दिया गया है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की इतना दिया गया है, एक्स वाई की मान बताना है। तो देखोगे ये जनरली ए क्यू प्लस बी क्यू की फॉर्मूला पे ये बनेगा। कैसे बनेगा? तो इसकी एक फॉर्मूला होता है सर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। इस पे बनाओगे तो ये कभी नहीं बनेगा, क्योंकि आपके पास स्क्वायर वाली मान नहीं है। तो सर जी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो इसका दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3ab और इंटू में ए प्लस बी। ये फॉर्मूला लगाओगे तो काम बन जाएगा आपका। ये फॉर्मूला लगाओगे काम बन जाएगा। तो सर जी ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब की मान कितना है? तो सर जी 559 है। तो अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा? तो सर 559 बराबर में ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होगा? तो 13 का क्यूब हो जाएगा माइनस में 3ab। ए बी का मान मुझे मतलब एक्स वाई की मान मुझे मालूम नहीं, यही तो निकालना है। और एक्स प्लस वाई की मान कितना है? 13। तो अब देखो 13 यहां भी है, 3 गो 13 है और एक 13 यहां से है, कॉमन हो जाएगा। कॉमन होने के बाद इसमें इसको डिवाइड कर दो। 13 अगर कॉमन लोगे, 13 कॉमन लोगे तो चलिए एक बार ले ही लेते हैं। और ये 13 का स्क्वायर 169 होगा और माइनस में 3xy हो जाएगा। तो एक बात बताओ, ये काटोगे 13 से, 13 चौका 52, 13 चौका 52 कितना बचेगा? 3 तिरतिया 39, 43 बचा। इसको इधर करोगे, इसको इधर करोगे तो 3xy बराबर में हो जाएगा 169 में से 43 जाएगा तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 होगा, ठीक है। और 16 में से 4 जाएगा, कितना होगा? 2 12 126, ठीक है। तो एक्स वाई की मान हो जाएगा, 3 से काटोगे तो 4 होगा, ठीक है। और ये 3 दूना 6, 42 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र क्या हो जाएगा? तो 42। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन क्या हो जाना है? सी हो जाना है। बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होने जा रहा है? तो सर जी इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो इसको डिवाइड करोगे, क्योंकि डिवाइड है, दशमलव से दशमलव समाप्त हो जाएगा। इसको काटोगे 15 पचे 75, गुना करोगे तो 7 पचे 35, 3.5 प्लस में 4.2, ये तो सिंपल हो जाएगा 7.7। अरे हाँ या ना, ये सिंपल प्रश्न था। 57 का क्या हो जाएगा? 7.7 सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताओगे
मेरे प्यारे मित्र, बोला गया है एक आदमी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन लेता है, एक महिला उसी काम को 12 दिनों में करती है। उन्होंने साथ मिलकर एक के बाद, बोला गया है एक के बाद एक बारी बारी से काम करना शुरू किया, और आदमी ने पहले दिन काम किया था। आदमी पहले दिन काम करता है, उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? एक बात बताओगे, बोला 16 दिन में कर लेता है। एक आदमी कोई प्रोजेक्ट पे अगर काम करता है तो मेल से अगर करवाओगे तो 16 दिनों में कर लेता है, लेकिन महिला से करवाओगे तो 12 दिनों में कर लेती है। तो टोटल वर्क 48 मानो, ये दोनों कैल्शियम। तो आदमी जो है 16 दिन में 48 काम था, एक दिनों में ये 3 काम करता होगा, महिला एक दिन में 4 काम करता होगा। बोला गया आदमी पहले काम शुरू किया, उसके बाद महिला आया, बारी बारी से आया। फर्स्ट डे आदमी आया, सेकेंड डे महिला आई। अब बताओगे तो ये पहला दिन आदमी 3 काम करेगा और दूसरा दिन महिला 4 काम करेगा, मतलब टोटल 2 दिन का समय बीता, 7 काम हुआ। तो यही 7 को इसके आसपास लेकर जाओ, 7 49 ज्यादा हो जा रहा है, तो 6 गुना काम करवाओगे तो 6 गुना समय लगेगा। कहने का अर्थ हुआ कि 12 दिन में काम हो गया 6 7 42 काम। फिर शुरुआत आदमी किया था, खत्म महिला कर रही है, 42 काम महिला से खत्म होगी। फिर कौन आएगा? आदमी। अभी तो काम समाप्त नहीं हुआ, आदमी एक दिनों के लिए आएगा तो 3 काम करेगा, अभी भी काम हमारा पूरा नहीं हुआ। 42 और 3 45 हुआ, 48 काम कराना, 3 काम अभी और करवाना है। तो 3 काम अभी और करवाना है, तो कौन आएगा? आदमी आ चुका है। फिर अब की बार महिला का आने का बारी है, तो महिला एक दिन में 4 काम करती है, कराना है 3, तो समय क्या लगेगा? समय बराबर में होता है कार्य बटा क्षमता। तो कार्य 3 काम करवाना है, क्षमता क्या है? 4, तो समय लगेगा 3/4। तो आप समझ गए कि 3 काम करने में महिला को 3/4 दिन लगेगा। ठीक है, तो टोटल 42 और 6 कितना हो गया? 42 6 48 काम हो गया। तो 12 और 1 13, 13.3/4 दिन का समय लगेगा। 13 पूर्णांक, तो 13 चौका 52, 52 3 55 हो जाएगा, 55/4 दिन लगेगा। 55/4 दिन लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 55/4 दिन लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगी? तो ये याद रखना है, जब प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो केवल अपनी लंबाई को पार करेगी। जब ट्रेन किसी आदमी या किसी पोल या किसी खंभे को पार करती है तो केवल अपनी लंबाई को पार करती है, लेकिन अगर यही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या किसी पुल को पार करेगी या फिर किसी सुरंग को पार करेगी, तो अपनी लंबाई के साथ साथ में दूसरे ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, सुरंग की लंबाई को पार करना होगा। तो यहाँ पे आदमी जो है केवल ट्रेन जो है केवल आदमी को पार कर रही है, तो केवल अपनी लंबाई को पार करेगी। तो समय बराबर में जो होता क्या दूरी पार करेगी? तो अपनी लंबाई, और ट्रेन की लंबाई दिया गया है 450। समय बराबर में होता है दूरी, यही दूरी पार करेगी। समय बराबर में होता है दूरी बटा चाल। चाल कितना है? 54 किलोमीटर पर घंटा है। ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में। इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, तो ये 18 का 36, 18 तिया 54 हो जाएगा, और 15 तिया 45 है, 5 तिया 15, 15 तिया 45, तो कितना सेकंड? 30 सेकंड में पार कर जाएगी। ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आगे बढ़ते हैं। बोला गया 2 संख्याओं का अनुपात 3:2 है। पहली संख्या में से 8 घटाया जाता है, दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है। अब संख्या ये हो गया। एक बात बताओ, संख्या मान लो 3x और 2x के रूप में है। आपके पास संख्या 3x और 2x के रूप में है। पहली संख्या से 8 घटा दो, दूसरी संख्या से 6 घटा दो, और इसका अनुपात हो जाता है 5:4 हो जाता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 तिया 12x होगा, एक बार इसमें गुना होगा, एक बार 8 में गुना होगा, 8 चौके 32 हो जाएगा। फिर ये इधर जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। ये 12x में से 10x जाएगा तो 2x हो जाएगा, और 32 में से 30 जाएगा तो 2 होगा। x की मान आ गया 1, x की मान आ गया 1। अगर x की मान 1 आ गया तो संख्या भी हमारा 2 3 के रूप में ही हो जाएगा, क्योंकि x की मान वहां पे रखने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, x के रूप में वहां रखने के बाद, 1 रखने के बाद यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा, 2 का 2 होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सभी का आंसर सी ही है। क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्नों को देखेंगे। लगा राधा ने 5 वर्ष पूर्व 12% पर एनम की दर से लिए गए किसी ऋण साधारण ब्याज के रूप में 48
मतलब 4800 4008 मतलब 4800 का भुगतान किया। तो प्रारंभ में उसने कितना धन ऋण लिया था, मतलब मूलधन पूछ दिया है। मतलब आप जानते हैं साधारण ब्याज के प्रश्न में समय और दर को गुणा करते हैं तो ब्याज की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष में 12% की दर से क्या ब्याज बना होगा, तो 12 पंचे 60 और यहां से बना कितना है, तो 4800। तो 12 पंचे 60 हमारा ब्याज बना और यहां से क्वेश्चन के अनुसार बोला गया 4800 ब्याज के रूप में बना है, भुगतान किया है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 छक्के 48, 80 हो गया। कहने का मेरा मतलब है 1% का मान 80 हो गया। और जो ऋण दिया जाता है वो 100%, मूलधन 100% होता है। तो 100% की मान हमारा हो जाएगा 8000। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, आंसर क्या हो जाना है, सी। सभी का आंसर सी क्यों हो रहा है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। 61 का भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई बच्चे अगर एक बार पैटर्न पकड़ लिया तो सी सी मारकर सिसिया देगा तो आंसर हो जाएगा, है पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब पता नहीं, मुझे लग रहा है इसका भी आंसर सी ही होगा। बोला कि उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा दिया गया है 25 सेंटीमीटर और परिधि मतलब होता है पेरीमीटर, परिमाप होता है, ठीक है, परिमाप होता है। मेरे प्यारे मित्र, आयत का जो परिमाप होता है वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है। तो 2 इंटू लंबाई मान लो 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई मुझे मालूम नहीं है, चौड़ाई निकालना, और इसकी पेरीमीटर दिया गया 72 सेंटीमीटर। इसको इससे काटोगे तो 36 दूनी 72 होता है। और बताओगे बी की मान यहां से निकल जाएगा, 36 में से 25 घटाओगे तो 11 आ जाएगा। तो बी हमारा आ गया 11। तो आयत का जो एरिया होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे मित्र, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, एल बी होता है। तो बताओगे लंबाई तो हमारा एक भुजा दिया गया है 25 और चौड़ाई हम निकाल कर लाए हैं 11। अब इसको गुना करोगे तो ये 5 होगा, 5 2 7 275। हम क्या बोले थे कि अगर सिसिया भी दोगे तुम, मतलब कहने का मतलब है केवल सी 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 आंसर भी मार दोगे पूरा सब सही हो जाएगा। जितना क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं सबका आंसर सी, सबका आंसर सी। अरे भाई साहब ये तो कमाल हो गया है, जितना पढ़ रहे सबका आंसर मैथ में सी ही है, सबका आंसर सी है जितना अभी तक हम पढ़े हैं। मुझे तो आज केवल एक का आंसर बी है, एक क्वेश्चन गलत होने के चांस है, बाकी बात सी 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 सी। कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ के बाद जो है आपका मैथ समाप्त होता है। अब जीएस वाले सर आ गए, अब उनका क्लास होगा। तो कभी कभी अब से याद देना, ये सब भरोसा पे मत रहना। 100% क्वेश्चन गलत वही कर सकता है जिसके पास पूरा का पूरा क्वेश्चन का नॉलेज हो। हम अगर आपको 100 क्वेश्चन दे और बोले 100 में 100 गलत कर दो, तो कभी संभव ही नहीं है कि तू टिक मार के 100 में 100 गलत कर दोगे, कभी संभव नहीं है। तभी गलत कर सकते हो जबकि 100 का 100 क्वेश्चन आपको आ रहा हो। तो हमेशा प्रयास करना है, बनाकर ही आंसर मारना है, तुक्का कभी मत मारना है, ठीक है। रिजल्ट उसी का होता है, प्रणाम गुरुजी, रिजल्ट उसी का होता है इसका जो पूरा का पूरा 100% ज्ञान रखता हो। 100% की भी जरूरत नहीं है। 100 क्वेश्चन का अगर एग्जाम होता है तो आप उसमें 20 क्वेश्चन छोड़ने की भी क्षमता आप में होनी चाहिए। और जिस दिन छोड़ना सीख गए उस दिन रिजल्ट हो जाएगा। छोड़ना सीखो, बनाने मत सीखो, छोड़ा उसी को जाता है। समझ रहे हो ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मैथ की क्लास के बाद जब हम लोग चलते हैं जीएस के क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 से इसकी शुरुआत हो रही है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो कह ये रहा है, क्या किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है। एक जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ये वोल्टेज कंट्रोलर होता है। वोल्टेज क्या होता है, कंट्रोलर, ठीक, कंट्रोल, अप डाउन करना, वोल्टेज को अप और डाउन करने का काम जो है ये मुख्य रूप से जो है ये किसी ट्रांसफार्मर का होता है। और ये कब होगा, जब आपके पास अल्टरनेटिंग करंट जो है वो पास करेगी, है ना। अल्टरनेटिंग करंट्स के सहारे जो करंट होती है एसी करंट जो कहते हैं, इससे आज सीधा संबंध होता है वोल्टेज के अप डाउन से, ठीक। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है उसके फंक्शन का डायरेक्ट करंट से कोई लिंक नहीं होता है, जो हमेशा बिना फेज डिफरेंस के एक निश्चित दिशा में बहते रहती है, एक निश्चित दिशा में जो फ्लो करती है, ठीक है, बहते रहती है। एक्चुअली में इसको हम डिस्ट धारा या डायरेक्ट करंट कहते हैं। इसका ट्रांसफार्मर से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अप डाउन की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक। तो ट्रांसफार्मर जो है ये मुख्य रूप से एसी से
एडी करंट से जुड़ा हुआ होता है। किससे नहीं जुड़ा हुआ होता है? तो दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट से जुड़ा हुआ नहीं होता है। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर हो जाए नंबर 1, नंबर 2 डायनेमो हो जाए, डायनेमो इसको आप जनरेटर भी कह सकते हैं, जनरेटर, जनरेटर कह सकते हैं, ठीक है, डायनेमो जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये जनरेटर का काम एक्चुअली में होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी, ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम ये डायनेमो और जनरेटर करता है। ठीक, तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर हो जाए, डायनेमो या जनरेटर हो जाए, ये सभी किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? तो ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करने वाले होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस पर जो है ये सारे इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कह सकते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी आप कह सकते हैं। आपके घरों में जो घंटी होती है, बेल होती है, बेल, वो भी जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण ही होती है। ठीक है, इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसको कहा जा रहा है, इसकी खोज एक्चुअली में किसके द्वारा की गई थी? तो फैराडे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। फैराडे ने इस पूरी घटना को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये सारे इसी पर काम होते हैं। सर न्यू बैच है क्या कॉमन पेपर के लिए? प्लीज बोलिए। आयशा अक्षय कुमार, अच्छा, ऑफलाइन न्यू बैच है क्या? अब वो न्यू बैच ऑफलाइन तो भी हमारे हिसाब से नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन आप एक बार ऑफिस में कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फोन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है चल रहा है बैच एक, ठीक है, उसी में से आपको शायद ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एसेस मिलेगा, उसी में से आप कर सकते हैं। अभी तत्काल कोई नया बैच तो हमारे हिसाब से नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में, हाँ हाँ बिल्कुल, हिंदी में सारा काम हो रहा है, हिंदी में समझाऊंगा। तो यहाँ पे डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, उस पर काम करती है कौन? ट्रांसफार्मर। और कौन? डायनेमो। डायनेमो को ही क्या हम कहेंगे? जनरेटर कहेंगे। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 की ओर। 32 की ओर, सफेदा क्या होता है? इसको एक्चुअली में सफेदा जो है ये, इसको व्हाइट लेड लिखना चाहिए था, व्हाइट लेड, LAD लेड। ठीक है, व्हाइट लेड मतलब इसको सफेदा, इसे आप नाम दे सकते हैं। एक्चुअली में व्हाइट लेड का मतलब यहाँ क्या हुआ? शीशा, है ना, शीशा। तो ये एक प्रकार का पाउडर और चूर्ण होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है PbCO3 एंड PbOH2। ये हुआ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे C है, ये इसका फॉर्मूला है। और ये जो है यूज्ड, इसका जो उपयोग अगर आप देखें तो इसका उपयोग किया जाता है, जैसे व्हाइट पेंट बनता है ना, व्हाइट पेंट जो आप देखते होंगे, सफेद जो पेंट होते हैं, उस सफेद पेंट में इसी का उपयोग होता है। मकानों में जो सफेद दीवारों को सफेद किया जाता है पेंट के रूप में, चूना नहीं, पेंट। तो पेंट के रूप में एक्चुअली में यहाँ पे ये जो है आपके पास PbCO3 PbOH2 व्हाइट लेड का ही उपयोग किया जाता है, यानी शीशे वाला कण उसमें होता है। ठीक ना, तो 32 एक्चुअली में यही है, यही व्हाइट पेंट है जिसका केमिकल फॉर्मूला आपके पास ये होता है PbCO3 PbOH2। ठीक, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। कॉमन नेम की बात करें तो 3-4 को मैं बार बार कहता हूं जिस पर क्वेश्चन सबसे अधिक आता है, कैल्शियम वाला। इस देखिए, दीवार को सफेद करने के लिए एक व्हाइट पेंट के रूप में ये भी बनाया जाएगा, ये जिससे व्हाइट पेंट बनेगा। ठीक, और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है CaO, जिसको चूना कहते हैं, ठीक है, जब इस कैल्शियम ऑक्साइड, इस या इसको लाइम कहते हैं, जब इसको पानी के साथ मिला दिया जाता है तो बन जाता है CaOH2। इसको कहते हैं एक्चुअली में बुझा चूना, क्योंकि इससे सारी की सारी उष्मा निकल जाती है, और उष्मा निकलने के बाद इसको हम बुझा चूना, स्लैक्ड लाइम कहते हैं, स्लैक्ड लाइम। और ये भी ध्यान रखिए, इसका भी उपयोग
इसका उपयोग दीवार की सफेदी करने के लिए होता है, दीवार को सफेद करने के लिए किया जाता है। ठीक, ये दोनों बातें याद रखना है, सफेद करने के लिए किया जाता है, ठीक, करने के लिए होता है चूना है। ये पेंट बनाने में सफेद पेंट, और ये जो होता है दीवार की नॉर्मल सफेदी ये। और एक जो CaCO3 होता है, ये कब बनेगा, जब CaOH है ना, ये बुझा चूना, जब ये रिएक्शन कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो CaCO3 बन जाएगा। और ये जो CaCO3 आपके पास बन के आता है, इसको कहते हैं हम लाइम स्टोन, या इसको चूना पत्थर के नाम से जाना जाता है। लाइम स्टोन या चूना पत्थर इसको कहते हैं। और ये जो क्या होता है कि जब दीवार पे आप चूना लगाएंगे तो लगाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड हवा का टकराहट उसमें होगी, चूना पत्थर लाइम स्टोन आएगा और दीवार की चमक बढ़ जाएगी। तो दीवार की चमक यानी दीवार पर जो ब्राइटनेस होती है वो क्या होती है, तो वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम स्टोन। दीवार की सफेदी करने में कौन सा इस्तेमाल, तो CaOH2। और CaOH2 कहां से बना, तो जब चूना में पानी मिलाया गया तब बना CaOH2। CaOH2 जो बनेगा तो कौन सा रिएक्शन, ये रिएक्शन होगा एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक को क्या कहेंगे हिंदी में, उष्मा छेपी, जिसमें से उष्मा बाहर निकलती है। उष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, ये होता है, तभी तो इसको बुझा चूना कहते हैं, उष्मा छेपी। ठीक, तो 32 का करेक्ट आंसर निकला सी। हाँ जी, कॉमन पेपर 9 to 10 में भी काम आ सकता है, और कॉमन पेपर जो है वो 11 12 के लिए भी काम आ सकता है, 6 to 8 के लिए भी होता है, और 1 to 5 के लिए भी होता है। थोड़ा सा डिफरेंट 1 to 5 में केवल इतना है कि रीजनिंग और 3 क्वेश्चन इन्वायरमेंट का अलग से होता है, बाद बाकी सारा कॉमन। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक, ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। एंजाइम क्रिया कब करते हैं। एंजाइम हमारे शरीर में जो ये निकलते हैं विभिन्न प्रकार के ग्लैंड से, ठीक है, ग्रंथि से, वो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, और इनका क्रिया होता है कब, डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। जो इनकी सक्रियन ऊर्जा है, ये सक्रियन ऊर्जा को अपना एक्टिवेशन एनर्जी को घटा लेते हैं, घटती है, तब जाके एंजाइम ये वर्क करते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग एंजाइम का वर्क होता है। जैसे अगर आप सलाइवा की बात करें, जिसको हम हिंदी में लाड़ कहते हैं, तो इससे जो है काइलिन एंजाइम निकलता है, और ये क्या करता है, ये ग्लूकोज जो है ये मुख्य रूप से स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, तो इससे पता क्या चला, इससे पता ये चला कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन यानी डाइजेशन कहां से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है, मुंह से प्रारंभ होता है। इससे निष्कर्ष ये निकला। इसमें से कौन सा एंजाइम था, टाइलिन एंजाइम था। अब उसके बाद अगर हम एक दूसरे की बात करें, जो हमारा स्टमक है, अमाशय है, ठीक है, अमाशय, इसमें भी कई प्रकार के जो स्टमक से जूस निकलता है, एक तरह का लिक्विड निकलता है, उसमें भी कई प्रकार के होते हैं एंजाइम। इसमें से एक जो होता है ये पेप्सिन होता है, पेप्सिन। और पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन का काम क्या होता है कि प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदलता है, और फिर ये पेप्टॉन्स एमिनो एसिड में टूटता है, और फिर शरीर उसका उपयोग करती है, भी एंजाइम का काम। एक अमाशय के अंदर पेप्सिन के साथ साथ एक रेनिन नाम का एंजाइम है। रेनिन ये क्या करता है, दूध को दही में बदलता है, दूध को दही में बदलने वाला ये एंजाइम होता है। ठीक है, अगर अमाशय के बाद, स्टमक के बाद हम आते हैं छोटी आंत की ओर, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में अगर हम आते हैं तो यहाँ क्या देखते हैं, कई सारे एंजाइम होते हैं। मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक जो है लाइपेज को लिख रहा हूँ। लाइपेज क्या करता है, ये फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में तोड़ता है। ग्लिसरॉल में
ब्रेक करता है। तो इस प्रकार से एंजाइम के अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के एंजाइम डिफरेंट तरीके से काम करते हैं और पूरा जो डाइजेशन है वो बॉडी का कंप्लीट होता है। कब? जब अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। तो 33 का करेक्ट जो आंसर है आपके पास आया क्या? ए। 33 का करेक्ट आंसर आया ए। ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास उसके बाद 34। जब 10⁶ आकार के छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। देखिए, जब कई सारे छोटी बूंदें होंगी, ड्रॉपलेट्स होंगे, ठीक है, तो ये ज्यादा सरफेस एरिया कवर करते हैं, ठीक। ज्यादा सरफेस एरिया इनका होता है, सरफेस एरिया बहुत ही अधिक होता है। अब जब ये एक बन जाते हैं, ठीक, ये छोटे छोटे इसमें समा गए, सारे एक बन गए, इसकी तुलना में कम सरफेस एरिया इनका होता है। तो पहला पॉइंट तो ये होता है कि जब वो छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनेगी, ठीक है, तो यहां हम क्या लिखेंगे कि बड़ी बूंद, यानी जो ड्रॉपलेट्स होगी वो बड़ी बूंद जब बनेगी तो पहला तो ये होगा कि पृष्ठ क्षेत्रफल घट जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल घट जाएगा, एक तो पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? पृष्ठ क्षेत्रफल के घटने से जो इसकी पृष्ठ ऊर्जा होती है, पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस एनर्जी इसको कहते हैं, सरफेस एनर्जी, ऊर्जा, ये डिक्रीज करती है और सरफेस एनर्जी जो है वो क्या करती है? डिक्रीज करती है। और तीसरा पॉइंट ये होता है कि पृष्ठ क्षेत्रफल जब घटेगा, जब ड्रॉप एक बन के आएगा, तो उस कंडीशन में जो टेम्परेचर है, तापमान जो ड्रॉप का है, तापमान वो एक्चुअली में इंक्रीज कर जाएगा। उसी तापमान के इंक्रीज करने के बाद क्या होता है कि सरफेस एनर्जी जो पृष्ठ ऊर्जा है उसकी घटती है, क्योंकि हीट इसमें से रिलीज होता है। हीट क्या? उष्मा जो है वो रिलीज होता है। तो ये कुछ घटनाएं होती है जब एक छोटी बूंद कई सारी छोटी बूंदें मिलकर मर्ज होती है और मर्ज होने के बाद एक बड़े ड्रॉप्स का निर्माण करती है। इतनी सारी घटनाएं होती है, कोई एक ऑप्शन आ जाएगा वो आपको लगा देना है, चाहे पृष्ठ क्षेत्रफल का घट जाना, सरफेस एरिया का घटना, सरफेस एरिया, चाहे सरफेस एनर्जी का घट जाना, चाहे टेम्परेचर का बढ़ जाना। यहाँ पे एक्चुअली में टेम्परेचर की बात की गई है, टेम्परेचर का बढ़ जाना, तो करेक्ट आंसर हमारे पास 34 का आया सी। करेक्ट आंसर जो है हमारे पास 34 का क्या आया? सी आया, ठीक है। और उसके बाद यहां से एनर्जी भी क्या होगी? रिलीज होगी, उष्मा रिलीज होगी। 34 हमारे पास क्या है? सी, करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 35। 40 19 के माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? पहली बात तो ये कि अगर किसी एलिमेंट पे माइनस है तो इसका मतलब ये हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसमें गेन किया गया है, इलेक्ट्रॉन की उसको प्राप्ति हुई है, जितना ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन है उतना बढ़ गया है। और अगर किसी पर प्लस हो तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। त्याग मतलब जितना वास्तविक इलेक्ट्रॉन है वो घट गया है, ठीक है। उसमें से जितने चार्ज होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन बढ़ते और घटते हैं। नंबर ऑफ चार्ज से इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां नियत होती है। नंबर ऑफ चार्ज, आवेश कितना है, 1 2 3 4, इसी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसकी संख्या तय होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या तय होती है। ये तो बात हो गया पहला। अब आगे की बात देखिए, यहां पे क्या कह रहा है? पोटेशियम 1940, ये होता है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या जो है, एटॉमिक नंबर, यही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो कुल मिला के रियल में इसमें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 है, लेकिन इस पर एक माइनस है, माइनस का मतलब एक एक्स्ट्रा इस पे आ गया है। तो यहां माइनस अगर लगा देंगे तब हो जाएगा 19 और प्लस में 1, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20, ठीक है, 20। ये तो हो गया परमाणु संख्या। और एक होता है परमाणु द्रव्यमान, ये भी ध्यान रखिएगा, मास नंबर। परमाणु द्रव्यमान जो होता है, मास नंबर, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये दोनों होते हैं, दोनों को जोड़ दिया जाए, काम यहां पे निकल जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 35 का ये हुआ। 20। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 36 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36।
ड्यूडेनम किसका भाग होता है? देखिए, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, ये छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम और एक होता है इलम। 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जेजुनम जो होता है, इसमें जो बीच का हिस्सा है, इसमें पाचन संबंधी कोई कार्य नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता। पहली बात तो ये, कोई काम इसमें नहीं होता है पाचन से संबंधित। ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम, इसमें क्या होता है कि लीवर तथा पेनक्रियाज जो होते हैं, पेनक्रियाज जिसको अग्नाशय कहते हैं, अग्नाशय, ये पेनक्रियाज दोनों इसी में खुलते हैं और अपना अपना जो प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम को या हार्मोन्स को, वो यहाँ पर आता है और काम होता है। ड्यूडेनम में पेनक्रियाज और लीवर दोनों का ओपन होता है, ठीक है। ड्यूडेनम में पाचन संबंधी कार्य नहीं होता। इलम जो होता है, इसके माध्यम से क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस। और ये लगभग 2 से 3 लीटर प्रत्येक दिन, पर डे, ये उत्पन्न होता है। और इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, एंजाइम जो डाइजेशन का काम पूरा करते हैं। डाइजेशन यानी पाचन का जो कार्य है वो पूरा करते हैं। ये 3 प्रकार के आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हो गए। सबसे ऊपर वाला ड्यूडेनम, उसके बाद जेजुनम और उसके बाद इलम होता है, ठीक। तो ड्यूडेनम किसका हिस्सा हुआ? ये छोटी आंत का हिस्सा हुआ। किसका हुआ? छोटी आंत का हुआ, ठीक। करेक्ट आंसर यहां पर 36 का क्या आया? ए। 36 का करेक्ट आंसर आया ए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या है? देखिए, समतल दर्पण पर कुछ क्वेश्चन आएगा, ये आपको याद रखना होगा। इस तरह से फटाफट उसका आंसर लगाने के लिए, समतल दर्पण में कि वस्तु की दर्पण से दूरी तथा वस्तु की दर्पण से दूरी तथा दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी समान होगी। एक पॉइंट तो ये समान होगी, ये पहला पॉइंट। यानी हम दर्पण के जितने सामने खड़े होंगे, जितनी दूरी पर, हमारा प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे बनेगा, ठीक है, उतनी ही दूरी पर। दूसरा, इसमें काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तीसरी बात ये, इसमें पार्श्व उत्क्रमण क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? लेटरल इन्वर्जन की घटना देखी जाती है। सीधा क्वेश्चन आएगा कि लेटरल इन्वर्जन की घटना क्या होती है। लेटरल इन्वर्जन किसको कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन कहते हैं दाएं का बाएं दिखना, यानी प्रतिबिंब का, ऐसे समझ लो, प्रतिबिंब का किनारे से उल्टा होना, ये कहलाता है लेटरल इन्वर्जन। जैसे हमारा ये दाहिना हाथ है, ठीक है, इस तरह से दर्पण में देखेंगे तो ये बायां कैसे दिखेगा? ये अंगूठा इधर दिखेगा, ये वाली अंगुली इधर दिखेगी, ये इधर दिखेगी, ये इधर दिखेगी। तो प्रतिबिंब जो है साइड से उल्टा हो जाता है। ये अंगुली इधर, ये थंब इधर, तो साइड से उल्टा होना जो है, इसी को कहते हैं एक्चुअली में लेटरल इन्वर्जन। इसको लेटरल इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है, प्रतिबिंब का किनारे से उल्टा होना। ये घटना किस में देखी जाएगी? तो समतल दर्पण में देखी जाएगी। 3 पॉइंट याद रखेंगे
और समतल दर्पण में अगर आपको पूरा प्रतिबिंब देखना है तो कम से कम जो दर्पण की लंबाई है वो व्यक्ति की लंबाई की कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। चौथा पॉइंट जो है ये है इसका। तो करेक्ट आंसर 37 का क्या हो गया, सी। जितनी लंबाई व्यक्ति है की है उसका कम से कम आधी लंबाई अगर दर्पण की होगी तो वो साफ साफ जो है पूरा प्रतिबिंब देख पाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 37 का क्या निकला, सी निकला। ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे, क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। ये समतल दर्पण के लिए ही केवल पॉइंट है, ये अवतल और उत्तल के लिए नहीं होता है। ठीक है, केवल समतल के लिए होता है। अंडक के नीचे हिस्से के फूले हुए भाग जो होते हैं एक्चुअली में ये क्या कहलाते हैं, व्हाट इज द सोलेंट पार्ट बिलो द कार्पेल दैट इज कॉल्ड। इसको एक्चुअली में देखिए, ये जो है अंडप यानी व्हाट इज द स्वेलन पार्ट बिलो द कार्पेल, कार्पेल के नीचे का जो पार्ट होता है ये एक्चुअली में ओव्यूल के नाम से जाना जाता है। इसको बीजांड कहते हैं। ओव्यूल से क्या होता है, ओव्यूल से बीज का निर्माण होता है। ओव्यूल से बीज का निर्माण होता है, निर्माण होता है। यहां एक तो पॉइंट पहले ये ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन बार बार आता है कि एंथर से अस्टिग्मा, एंथर से अस्टिग्मा तक परागकण, परागकण के पहुंचने की क्रिया को पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कहा जाता है, कहा जाता है। एक तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन स्टेटमेंट से आता है कि पॉलिनेशन किसको कहेंगे। कई ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन एंथर से अस्टिग्मा तक अगर परागकण पहुंच गया तो ये पॉलिनेशन के नाम से जाना जाएगा, इसको पॉलिनेशन कहा जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। अब क्या इसमें होता है कि इतनी सारी घटना हो गई, पॉलिनेशन की घटना हो गई। अब आपके पास ओव्यूल आता है, एक ओव्यूल बीज का निर्माण करता है और एक आता है ओवेरी। ओवेरी, ओवेरी जो होता है इससे फल का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि हर हमेशा फल का निर्माण ओवेरी से नहीं होता है। अगर फल का निर्माण ओवेरी से हुआ तो इसको ट्रू फल कहा जाएगा, ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट, सत्य फल इसको कहते हैं, सत्य फल। जैसे में आप आम देख लीजिए, जैसे में आप अमरूद देख लें, ये सारा जो है ये ट्रू फ्रूट के रूप में आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फल का निर्माण ओवेरी से नहीं होता है, फल का निर्माण नहीं होता है ओवेरी से, कभी कभी निर्माण नहीं होता है। तो जब नहीं होगा फल का निर्माण ओवेरी से तो उस कंडीशन में उसको कहेंगे फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट उसको कहा जाएगा, फॉल्स फ्रूट यानी सत्य नहीं, असत्य फल। फल भी सत्य असत्य होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे क्या, जैसे आपका सेव, नाशपाती, इस कैटेगरी के जो फल हैं ये सभी किस में आएंगे, ये सभी असत्य फल में आएंगे। ठीक है, तो ओवेरी से किसका निर्माण हुआ, ओवेरी से निर्माण हुआ फल का, और ओव्यूल से किसका, बीज का निर्माण हुआ। 38 का करेक्ट आंसर बी, 38 का करेक्ट आंसर बी। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। देखिए, भारत की जो राज्य की सीमा नेपाल से मिलेगी, नेपाल से सीमा मिलेगी, तो इसमें से कई राज्य हैं। उत्तराखंड हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, और इसके साथ क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। कितने हो गए, 5 हो गए, 5 राज्य, 5 राज्य। यहां ध्यान रखना है आपको, भारत के पड़ोस की अगर हम बात करें तो चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, इन 3 देशों के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा मिलती है, 5 राज्यों की सीमा मिलती है। मतलब क्या, चीन के साथ भी 5 राज्य, पाकिस्तान के 5, बांग्लादेश के 5 और नेपाल के 5 तो हो ही गए, तो 4 हो गए। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखें, हमारा भूटान हो गया एक पड़ोसी, अफगानिस्तान भी है, अफगानिस्तान,
और भूटान एवं एक हो गया म्यांमार। म्यांमार, ठीक है। तो भूटान और जो म्यांमार है, इसमें 4 राज्य जो हैं वो एक्चुअली में इससे सीमा साझा करते हैं, 4 राज्य। और अफगानिस्तान से तो मात्र एक लद्दाख ही सीमा साझा करेगा, और तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान का जो है मात्र 106 किलोमीटर ही बॉर्डर भारत के साथ लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? नेपाल से मिलती है। नेपाल से उत्तराखंड है, नहीं है। यूपी है, ये भी नहीं है। बिहार भी नहीं है, सिक्किम भी नहीं है, पश्चिम बंगाल भी नहीं है। इसका मतलब करेक्ट आंसर ई होगा, ठीक है। 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ई। 39 का करेक्ट आंसर आपके पास आएगा ई। आइए क्वेश्चन नंबर 40। कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहां से निर्यात होता है? कुद्रेमुख की खान एक्चुअली में ये कहां, कर्नाटक राज्य की बात हो रही है। तो कर्नाटक की जब बात हो रही है तो क्या आ जाएगा? मंगलोर आ जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ये लौह अयस्क के लिए काफी फेमस क्षेत्र है कुद्रेमुख, ठीक है। कर्नाटक में ध्यान रखना है कि लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क का सर्व प्रमुख क्षेत्र, सर्व जो प्रमुख क्षेत्र है, इसको आप ध्यान रखेंगे, बाबा बुदान की पहाड़ी है। ये बाबा बुदान की जो पहाड़ी है वो लौह अयस्क के लिए काफी फेमस होती है। लौह अयस्क के लिए काफी फेमस है, वहां से लोहा जो काफी मात्रा में निकाला जाता है, ठीक है। तो 40 का करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो गया? सी हो गया। सी हो गया। यहाँ ये भी याद रखना है कि लोहे का सबसे बड़ा मशीनीकृत जो खान है लोहे का सबसे बड़ा मशीनीकृत खान, ये एक्चुअली में बेलाडीला में है। बेलाडीला, और ये बेलाडीला कहाँ है? नाम याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में है। बेलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में है, और यहाँ जो है सबसे बड़ी मशीनीकृत लोहे की खान है, ठीक है। मशीनीकृत, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से बड़ी। तो करेक्ट आंसर 40 का क्या आया? सी आया। आइए क्वेश्चन नंबर 41। वर्ष 11 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? यानी फिर वही लिंगानुपात की बात एक्चुअली में कह रहा है ये। बालक बालिका यानी लिंगानुपात। तो लिंगानुपात की बात अगर कह रहा है तो क्या होता है? प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या, क्वेश्चन की भाषा में ही होगा, बालिकाओं की संख्या। तो 2011 का सेंसस ही हम अगर देखें तो इंडिया का जो है ये 943 है, 943 है। अब इंडिया में अगर राज्य की बात करें, अधिकतम और न्यूनतम, तो अधिकतम हो गया केरल का 1084, न्यूनतम हो गया हरियाणा का 879, ठीक है। ये दो हो गए, 1084 और 879। ये एक्चुअली में 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि सबसे किस राज्य में सबसे कम है? सबसे कम का आंसर यहाँ पे हरियाणा होगा। हरियाणा दिया हुआ है नहीं। करेक्ट आंसर हमारे पास 41 का ई आएगा, ठीक। 41 का करेक्ट जो आंसर है हमारे पास क्या आएगा? ई निकल के आएगा, ई। करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए क्या? हरियाणा। शिशु लिंगानुपात अगर देखें हम, शिशु लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात जो है देश का 2011 की जनगणना के अनुसार वो 2011 की जनगणना के अनुसार 919 है। 900 कितना है? 19 है। 41 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। ये एक्चुअली में जीएस कॉमन पेपर का है। टोटल 20 सेट है इसमें, 40 क्वेश्चन एक सेट में है। 99 का ये प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और उसके बाद मैथ्स का भी सेम टू सेम है, 20 सेट, 40 क्वेश्चन पर सेट में है, ठीक है। ये है, आप इसको देखेंगे। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 42। तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तिलहन की फसल के संबंध में, ठीक। देखिए एक बात हमेशा याद रखना है, तिलहन की जो फसल है ये रब्बी एवं खरीफ दोनों में काम आ जाती है, ठीक है। मतलब दोनों तरीके से ये व्यवहार करती है तिलहन की फसल। तिलहन मतलब ऑयल सीड हम कह सकते हैं,
ऑयल सीड मतलब जिससे सामान्यतः तेल प्राप्त किया जाए, तेल प्राप्त किया जाए, ठीक है, किया जाए। तो इस ये दोनों तरीके से व्यवहार में लाई जाती है, रबी फसल भी जाती है, खरीफ फसल भी। ये डिपेंड करता है मौसम के अनुसार, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, पहला ऑप्शन सत्य पूछ रहा है, इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है, ये पॉइंट सही है, ठीक। दूसरा, तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की फसल है, ये भी बात सही है। करेक्ट आंसर सी है, ए और बी दोनों, ठीक। जनरली हालांकि देखें अगर तो रबी और खरीफ का जो फसल है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे रबी फसल की बात करें तो इसमें से आ जाएगा गेहूं, जौ, चना, मटर, राई, सरसों, ये सभी रबी की फसल होती है मुख्य रूप से, ठीक, अगर देखा जाए तो। और मुख्य रूप से रबी की जो फसल होती है अक्टूबर में इनकी बुआई होती है, अक्टूबर में बुआई होगी और ये मार्च अप्रैल तक तैयार हो जाते हैं। मार्च अप्रैल तक जो है ये फसल तैयार हो जाती है, फसल जो है तैयार रहती है, इसकी कटाई होने लगती है, ठीक है। ये तो सीजन हुआ। अब अगर खरीफ की बात करें तो खरीफ फसल में मुख्य रूप से चावल आता है, चावल यानी धान, धान के साथ मक्का, मक्का, ज्वार, बाजरा, ज्वार बाजरा, इसके साथ तंबाकू, मूंग, ये सब जो है ये सब खरीफ की फसल होती है। और ये मुख्य रूप से मई में इसकी बुआई होती है, अप्रैल मई में इसकी बुआई हो गई, बुआई या जून में भी बुआई, मई जून में इसकी बुआई, और कुल मिला के अक्टूबर तक ये काट ली जाती है, अक्टूबर तक जो है ये इसकी कटाई होती है। तो इस तरह से हम जो है मुख्य रूप से बारिश के अकॉर्डिंग और बारिश नहीं हो इसके अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फसलों को डिवाइड करते हैं रबी और खरीफ के फॉर्म में, ठीक। तो 42 का करेक्ट आंसर आपके पास सी आया, 42 का करेक्ट जो आंसर है वो आपके पास आया सी। आइए क्वेश्चन नंबर 43, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि कम से कम वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो, उस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, इसमें जो पेड़ होते हैं ये लगभग 60 मीटर की हाइट प्राप्त कर लेते हैं, हाइट यानी ऊंचाई प्राप्त करते हैं, लंबे लंबे पेड़ होते हैं इसमें, ठीक है। जैसे आबनूस, महोगनी, रबर, सिनकोना, ये सारे जो पेड़ हैं ये एक्चुअली में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के पेड़ ही होते हैं। अब अगर क्षेत्र की बात करें उष्णकटिबंधीय का, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जो सह्याद्री का इलाका होता है, सह्याद्री जिसको हम पश्चिमी घाट मुख्य रूप से कहते हैं, वहां पे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और कुछ हिस्सा शिलोंग यानी मेघालय, इन क्षेत्रों में जो है ये पाए जाते हैं क्या, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अच्छा, इसमें अंडमान निकोबार में एक खास बात है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 95% जो क्षेत्रफल है वो इसी प्रकार के वन से घिरा है। क्षेत्रफल जो है ये सदाबहार वन से ही है, सदाबहार वन से ही मुख्य रूप से ये छाया हुआ है, वहां पे पूरा कवर किया हुआ है, ठीक है। तो आप सह्याद्री की बात कर रहे हैं, पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट में यहाँ केरल आ गया, तो करेक्ट आंसर आप लगाएंगे क्या, ए लगा सकते हैं यहाँ। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपके कहाँ, केरल में जो है ये पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, यही अगर उत्तरी सह्याद्री की बात करें, पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी सह्याद्री में इस वन को सालोस के नाम से भी जानते हैं, सालोस वन कहते हैं इसको, सालोस वन के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस तरह से हमने 43 का करेक्ट आंसर क्या दिया, ए दिया, ठीक है। 43 का करेक्ट आंसर ए दिया। क्वेश्चन नंबर 44 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये एक्चुअली में कह रहा है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बिल्कुल सही बात है ये। कर्नाटक में एक और है
घाट प्रभा ये भी आप याद रखेंगे, घाट प्रभा ये भी कहाँ है, कर्नाटक में ही है। ठीक, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है, काजीरंगा भी असम में है, ये भी ध्यान रखना है। काजीरंगा ये भी एक्चुअली में कहाँ है, असम में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी असम में है। इसमें एक साइलेंट वैली करके है, साइलेंट वैली जो है ये केरल में है, वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें। उसके साथ साथ सबरीमाला राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य ये भी केरल में है। तो इतने सारे केरल में है। ठीक है, तो इसमें सब मैच कर रहा है, ऐसा नहीं है कि मैच नहीं करा। कौन सा सुमेलित नहीं, सारे सुमेलित हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें से क्या आ गया, एक से अधिक, एक से अधिक। यहां पर एक याद रखिएगा हेमिस के बारे में। हेमिस नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क ये आपके पास कहां, तो लद्दाख में है, लद्दाख में है। और किसके लिए फेमस है, ये किसके लिए फेमस है, तो बर्फीले तेंदुए के लिए फेमस है। बर्फीला तेंदुआ, तेंदुआ, ठीक है, लियोपार्ड, इसके लिए फेमस है कौन, हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, बिहार में अगर देखें तो वाल्मीकि है, एक टाइगर रिजर्व भी है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिमी चंपारण में, राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिमी चंपारण में है। और ये किसके लिए फेमस है, तो ये एक्चुअली में एक टाइगर रिजर्व है, मुख्य रूप से टाइगर के लिए फेमस है, ये रिजर्व है। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। 44 का करेक्ट आंसर डी, 44 का करेक्ट जो आंसर है डी। राजपाल कुमार नहीं है सर, 44 मतलब नहीं है, 44 मतलब नहीं समझा मैं, क्या बताइए क्वेश्चन नंबर 45 में। लेकिन वैसे किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? पहली बात तो ये कि लेटेराइट मिट्टी जो है, इसके संबंध में कुछ बात जान लें हम लोग। लेटेराइट मिट्टी जो है ना, ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होंगे वहीं पे ये उत्पन्न होगी। एक तो पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में उत्पन्न होगी, है पहली पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें होगा क्या कि जो सैल होंगे, सैल से वर्षा के कारण, उच्च वर्षा के कारण क्या होता है, उच्च वर्षा के कारण जो चूना होता है ना, चूना ये या सिलिका, ठीक, रेत, ये निकल जाता है। निकलने के पश्चात ये लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लेटेराइट मिट्टी जो है इसका निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे कि इस मिट्टी में आपको चूना तो निकल ही गया, तो चूना की कमी पाई जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन, पोटास, है ना, फास्फोरस, ये सब जो चीजें हैं ये आपको एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब एक्चुअली में प्रचुर मात्रा में पाई जाएगी, ठीक है। एल्यूमिनियम और आयरन ये सब जो है ये प्राप्त होती है। इसका रंग लाल होता है, रंग जो है इस मिट्टी का लाल होता है। और लाल रंग का जो कारण है वो आयरन ऑक्साइड है। आयरन लोहे की मात्रा अधिक होती है, आयरन ऑक्साइड के कारण से ये कारण जो है यह लाल होता है। इसमें से इसको हटा दीजिए, मुख्य रूप से एल्यूमिनियम और आयरन इसमें पाया जाता है, ठीक। तो रंग लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण, जो उपस्थिति के कारण होता है। बहुत अधिक उपजाऊ ये मिट्टी नहीं होती है, लेकिन इसमें मोटे अनाज की खेती हो सकती है। काजू की खेती इसमें अधिकांश क्षेत्रों में होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। काजू की खेती इसमें जो है अधिकांश रूप में होती है, ठीक है। ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी आपको, लेटेराइट मिट्टी जो है ये आपको पूर्वी तथा पश्चिमी घाट के साथ राजमहल पहाड़ी, सतपुरा क्षेत्र तथा मेघालय के हिस्सों में, मेघालय में ये प्राप्त आपको होगा, ठीक। इतने पॉइंट्स हैं। इसमें अगर देखिए आप मिला जुला के, तो पूर्वी और पश्चिमी घाट में है, यानी कर्नाटक और तमिलनाडु में ये पाई जाएगी। करेक्ट आंसर यहाँ पर ये निकलेगा। गुजरात, राजस्थान नहीं होगा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तो होगा ही नहीं, ठीक।
तो 45 का करेक्ट आंसर ये निकला। इस मिट्टी से संबंधित इतनी बातें थी, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलता हूं मैं। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कितने हैं? ताप नहीं तप्त स्थल होते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं, तप्त स्थल। यहां देखिए जो हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट जहां पर मैक्सिमम जैव विविधता हो, मैक्सिमम अधिकतम जैव विविधता जहां होती है, इसी को विविधता जहां होती है इसी को एक्चुअली में कहा जाता है हॉट स्पॉट। अगर हम पूरे विश्व के स्तर पर देखें तो विश्व में कुल 36 हॉट स्पॉट हैं, अभी 36 हैं, और उस 36 में से भारत में 4 है। भारत में कितने हैं? 4 हैं। नंबर एक हो गया आपका पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। दूसरा जो है हिमालयन रीजन, हिमालय क्षेत्र, मुख्य रूप से पूर्वी हिमालय का क्षेत्र ज्यादा इसमें है। ये दो तो एकदम से भारत की जो सीमा है उसके अंदर है। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा लिखा होता है क्या? इंडो बर्मा क्षेत्र। इसमें कुछ क्षेत्र बर्मा म्यांमार का भी आता है, ठीक ना। ये तो भारत की सीमा से बाहर हो गया, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में है और भारत का हिस्सा बड़ा है। और चौथा जो होता है इसको हम कहते हैं सुंडालैंड। सुंडालैंड ये जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से इंडो और श्रीलंका से संबंधित है। श्रीलंका का क्षेत्र है, श्रीलंका, ठीक। तो कुल मिला के ये 4 जो हॉट स्पॉट हैं जैव विविधता के, ये भारत में है। भारत में 4 हैं, कुल दुनिया में कितने? 36। सबसे अधिक जैव विविधता यहाँ पाई जाती है, यहाँ ध्यान रखना है। पृथ्वी के हिसाब से देखा जाए तो अधिकतम जैव विविधता पृथ्वी पर कहाँ पाई जाएगी? अधिकतम जैव विविधता ये पृथ्वी पर पाई जाएगी सबसे अधिक कहाँ? भूमध्य रेखा के पास। भूमध्य रेखा, जहां अधिक तापमान में परिवर्तन हो, बारिश में परिवर्तन हो, हवा में परिवर्तन हो, वहां पर जैव विविधता अधिकतम। तो इसके विपरीत न्यूनतम जैव विविधता कहां? न्यूनतम जैव विविधता पाई जाएगी ध्रुवों पर, पोल्स पर न्यूनतम जैव विविधता पाई जाएगी, क्योंकि वहां मौसम में परिवर्तन बहुत ही कम नहीं के बराबर होता है। जैव विविधता 22 मई जो होती है इसमें जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक। तो करेक्ट आंसर ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? ये था डुप्ले। डुप्ले, ठीक है, डुप्ले फ्रांस से संबंधित था। ये फ्रांस का गवर्नर था और इसके समय में फर्स्ट कर्नाटक युद्ध हुआ था। ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक युद्ध हुआ था, ठीक है। मद्रास को इसने घेर लिया था, जिसके जवाब में हुआ था ये कर्नाटक युद्ध। और इसमें एक तरफ फ्रांसीसी सेना थी डुप्ले के नेतृत्व में, तथा कर्नाटक का नवाब था अनबरुद्दीन। अनबरुद्दीन जो है कि मध्य हुआ था ये, के मध्य ये घटना हुई थी। अनबरुद्दीन के मध्य ये घटना हुई थी, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध। तो डुप्ले ने इस काम को किया था कि राजाओं उसके झगड़ों में भाग लेना शुरू किया, ताकि जो है ये अपना काम कर सके, ठीक है। क्लाइव के बारे में कहते हैं द्वैध शासन का जनक था ये। द्वैध शासन बंगाल में यही लेके आया, ठीक है। कहाँ? बंगाल में। और इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत जो है उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है और जो अधिकार है दोनों को बांट दिया गया था। अधिकार सारे के सारे अंग्रेज के पास थे, पैसे कलेक्ट करना अंग्रेज का काम था, लेकिन सारी जिम्मेदारी जो है वो नवाब पर डाल दी गई थी। शांति स्थापित करना हो, विकास का काम करना हो, वो सब नवाब के ऊपर था। तो ये द्वैध शासन कहलाता है क्लाइव का, ठीक है, क्लाइव का। अल्बुकर्क जो था इसने गोवा को जीता था। गोवा को जीता, ये पुर्तगाली जो है वायसराय था, पुर्तगाली वायसराय था, इसने गोवा को जीत लिया था यूसुफ आदिल शाह से, ठीक। अल्बुकर्क करेक्ट आंसर यहाँ पर आया 47 का बी, करेक्ट आंसर 47 का बी। 48 मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे जो है इन्होंने विद्रोह कब किया था? 29 मार्च को, 29 मार्च 1857 को। कहाँ विद्रोह किया था? तो बैरकपुर बंगाल। 34वीं रेजिमेंट के ये सिपाही थे, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, ठीक है। इन्होंने कैप्टन बाग तथा
मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस समय बैरकपुर जो है, बैरकपुर का कमांडिंग ऑफिसर जो है, कमांडिंग ऑफिसर हेड से था। तो उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो मंगल पांडे को प्रथम शहीद 1857 के विद्रोह का प्रथम शहीद कहा जाता है। विद्रोह का प्रथम शहीद कहा जाता है। एनसीईआरटी में अगर आप देखें तो वहां लिखा मिलता है कि 29 मार्च को ही एक्चुअली में फांसी दे दी गई थी, लेकिन रियल बात है कि फांसी 8 अप्रैल 1857 को मिली थी। अधिकांश नहीं, लगभग बुक जो है इसी बात की पुष्टि करते हैं। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, ठीक है, इस विद्रोह के कारण से। इतने पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। 48 का करेक्ट आंसर क्या निकल के आया? ए। करेक्ट आंसर 48 का निकल के आया ए। ठीक है, ए। पे आइए। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? 1870 में भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। याद रखिए, केशव चंद्र सेन के द्वारा 1866 में 1866 में जो है आदि ब्रह्मा समाज की भी स्थापना की गई थी। आदि ब्रह्मा समाज या इसी को भारतीय ब्रह्मा समाज भी कहा जाता है। भारतीय ब्रह्मा समाज कहा जाता है। तो इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा 1866 में, 1870 में भारतीय सुधार संघ की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय जो थे, इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, आत्मीय सभा की, और 1828 में इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, यहाँ इस बात को ध्यान रखना है कि जो राजा राम मोहन राय का ब्रह्मा समाज था, इस ब्रह्मा समाज से जुड़े हुए एक और व्यक्ति थे देवेंद्रनाथ टैगोर जो है, ये राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद इस ब्रह्मा समाज को संरक्षित करने में, आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो पहला पॉइंट तो याद रखना है कि ब्रह्मा समाज से जुड़े हुए थे। ठीक, एक तो पॉइंट ये हो गया, ठीक है, जुड़े हुए थे। दूसरी बात ये, इन्होंने क्या किया था, 1839 में तत्वबोधिन सभा की स्थापना की थी। तथा उसके साथ क्या हुआ था, तत्वबोधिन नामक तत्वबोधिन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी इन्होंने किया था। ठीक, तो इस तरह से ये तीनों नाम उसी से जुड़े हुए हैं। और इसमें अंतिम बात ये कि आदि ब्रह्मा समाज या भारतीय ब्रह्मा समाज में भी एक बार विभाजन होता है, और 1878 में आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में, बोस के नेतृत्व में स्थापना होती है साधारण ब्रह्मा समाज की। साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना होती है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा समाज जो स्थापित 1828 में हुआ, इसमें 2 बार विभाजन हुआ, 1866 में, 1878 में। करेक्ट जो आंसर है ये हमारे पास है 49। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, 49 जो है उसका करेक्ट आंसर बी है। ठीक, 50 पे आइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, अबुल कलाम आजाद, ये 1940 से लेके 45 तक लगातार अध्यक्ष रहे, और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष यही रहे। सबसे लंबे समय तक ये अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष का पद इन्होंने सुशोभित किया। 1940 में जो है, ये यहाँ मैं पूरा टोटल कर देता हूँ, ये
1912, 1922 और 1940। ठीक है, ये 3 था जो बिहार में सम्मेलन कांग्रेस का हुआ था। 12 जो है ये वो था बांकीपुर में सम्मेलन हुआ था। 22 जो है ये गया में हुआ था। ठीक है, ये 27वां सम्मेलन था। ये जो है 37वां सम्मेलन था, 37वां। और ये जो है रामगढ़ में हुआ था, रामगढ़ जो अब झारखंड में है। और 53वां सम्मेलन था, 53वां सम्मेलन था। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे ये माधोलकर थे, माधोलकर। इसके अध्यक्ष जो थे वो चितरंजन दास थे, चितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। और जो रामगढ़ वाला था ये इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। और अबुल कलाम आजाद के द्वारा, इनके द्वारा जो है एक राष्ट्रवादी पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया था, राष्ट्रवादी पत्रिका। ठीक है, इनके द्वारा निकाला गया था जिसका नाम था अल हिलाल, अल हिलाल इनकी एक पत्रिका भी थी। तो इस तरह से हमारे पास करेक्ट आंसर क्या निकला, बी निकला। अबुल कलाम आजाद 50 का बी निकला। और यहाँ पे ये भी एक बात याद रखना है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष तो ये थे जेबी कृपलानी, ये थे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी ये जो है अध्यक्ष थे, ये जो है अध्यक्ष थे। तो 50 का करेक्ट आंसर बी, 50 का करेक्ट आंसर बी। 51 पे आइए। निम्नलिखित सूचियों को सुमेल करिए, एक से दूसरे का मिलान करना है। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में होता है, 1886 में होगा। 1886 क्योंकि स्थापना ही कांग्रेस की कब हुई थी, स्थापना हुई 1885 में, तो पहला सम्मेलन 85 में ही हुआ, फर्स्ट। ठीक, पहला सम्मेलन। और इसमें अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। और पहला जो अधिवेशन था इसमें कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। सारे अधिकांश प्रतिनिधि मुंबई प्रांत से थे क्योंकि मुंबई में ये सम्मेलन हुआ था। तो द्वितीय सम्मेलन कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी जो है इसके अध्यक्ष बने। तो फर्स्ट का यहाँ पे आएगा बी, फर्स्ट का आएगा बी। तृतीय अधिवेशन जो है 1887 में होगा, 1887। और ये होगा मद्रास में, बदरुद्दीन तैयबजी इसके अध्यक्ष थे, मद्रास। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास डी, ये हो जाएगा आपके पास डी। ठीक, ये बदरुद्दीन तैयबजी। उसके बाद तृतीय के बाद चौथा अधिवेशन कह रहा है, ये 1888। इसमें प्रथम अंग्रेज बने थे जॉर्ज यूले अध्यक्ष, जॉर्ज यूले। एक गलत लिखा, यहाँ ई भी दिया हुआ, ओके ई वाला, यहाँ पे ई आएगा, इसमें ई आएगा, ई। ठीक, ई आएगा 88। ठीक, उसके बाद 1889 और 1890 ये हो गया। पांचवा अधिवेशन जो हुआ मुंबई में हुआ और इसमें सर विलियम वेडरबर्न को बनाया गया था अध्यक्ष। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हुआ, 4 का सी। और छठा जो अधिवेशन आपके पास एक बच गया, ये फिरोज शाह मेहता, यानी यहाँ पर आ जाएगा ए। तो इस तरह से देखें तो BDEC करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए हुआ, ए। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया ए हो गया। ठीक, यहाँ पर 51 का करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ए जो है 51 का करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। स्वदेशी क्या है? स्वदेशी का मतलब एक्चुअली में पूछना क्वेश्चन क्या चाहता है, ऑप्शन से देखेंगे। क्योंकि स्वदेशी तो एक देखा जाए तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो एक आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन। और ये हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। ये बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर को हुआ था 1905 को। 20 जुलाई को इसकी जो घोषणा हुई थी 1905, ये आंदोलन 1905 का था, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, उसी के विभाजन में ये आंदोलन किया गया था। और मुख्यतः ये बंगाल तक सीमित था आंदोलन। ये मुख्यतः जो है बंगाल कुछ क्षेत्र में आगे बढ़ा था। महिलाओं की पहली बार इसमें भागीदारी हुई थी। महिलाओं की प्रथम बार जो है
इसमें भागीदारी हुई थी। ये सारी चीजें जो है ये स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। यहाँ कहा जा रहा है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई। अच्छा ठीक है, ये तो बात सही है, उसी को कहते हैं विदेशी भूमि में निर्मित। ये देसी नहीं होगा, स्वदेशी नहीं होगा। एक चरखा जो रुई काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, एक चरखा जो रुई काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये एक्चुअली में संकेत है, एक सिंबल है, ठीक है, संकेत है, लेकिन ये स्वदेशी नहीं कहलाएगा। स्वदेशी चीज ये जरूर है, एक चरखा जो रुई काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसको स्वदेशी नहीं कहेंगे। स्वदेशी उपकरण के रूप में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्वदेशी का मतलब सामान से लगा रहा है, ये जहां तक मेरे समझ में आई, और इसका मतलब यह है कि भारत में ही जो वस्तु उत्पादित हुई है उसी से हम निर्माण करेंगे किसी चीज का, ये हमारा स्वदेशी है। इसीलिए हम देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन ने आत्मनिर्भरता का नारा दिया था। आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास, आत्मविश्वास ये लोगों में जगाने का काम किस आंदोलन ने किया? तो ये किया था किसने? स्वदेशी आंदोलन ने। तो करेक्ट हम आंसर यहाँ पे क्या लगाएंगे? 52 का ए। करेक्ट आंसर 52 का हम लोग क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, ठीक है, ए। आइए क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से एक व्यक्ति ब्रिटिशों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है। तो फांसी जिसे नहीं मिली थी वो चंद्रशेखर आजाद थे। फांसी जिन्हें मिली थी वो भगत सिंह, राजगुरु और उनके साथ एक और कौन थे? सुखदेव थे, सुखदेव थे। इन तीनों को फांसी मिली थी 23 मार्च 1931, ठीक है। लाहौर में भगत सिंह को फांसी दी गई थी, लाहौर में इन लोगों को फांसी मिली, और इन पर जो षड्यंत्र था वो था लाहौर षड्यंत्र के तहत, लाहौर षड्यंत्र के तहत इनको फांसी जो है दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र जिसमें सॉन्डर्स की हत्या हुई थी, सॉन्डर्स की हत्या हुई थी, इसी षड्यंत्र के तहत जो है इनको फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद के बारे में जहां तक बात है तो ये दो प्रकार के केस से संबंधित थे। एक जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था उससे भी चंद्रशेखर आजाद संबंधित थे, काकोरी षड्यंत्र इससे भी संबंधित थे, और दूसरा जो है लाहौर षड्यंत्र इससे भी थे। दोनों में ये भाग निकले थे। लाहौर जो षड्यंत्र है इससे भी संबंधित थे और दोनों में भाग निकले थे। अंत में ये इलाहाबाद में पुलिस मुठभेड़ में इनकी मृत्यु हो गई। पुलिस मुठभेड़ में इनकी जो है मृत्यु हुई। कहा जाता है कि इन्होंने खुद जो है अपने को ही गोली मार ली थी। तो 53 का करेक्ट जो आंसर आपके पास है, वो जो फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सका वो चंद्रशेखर आजाद थे। करेक्ट आंसर क्या है? सी। सी जो है इसका 53 का करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 54, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना हेडक्वार्टर बनाया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इसका एक्चुअली में स्थापना अगर देखें तो 1875 में न्यूयॉर्क में किया गया था। शुरुआत वहीं से हुई थी न्यूयॉर्क में। वो कर्नल अलकाट थे, अलकाट तथा मैडम ब्लावत्स्की थी, मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा। और 1882 ईस्वी में आके भारत के मद्रास के अड्यार मद्रास में जो है इसका अंतरराष्ट्रीय एक ऑफिस खोला गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए है, ए खोला गया था। और इसमें से जो प्रमुख भूमिका थी वो एनी बेसेंट की थी, ठीक है, एनी बेसेंट। ये जो एनी बेसेंट की ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो ये व्यवस्था थी, इसके तहत हिंदू धर्म के कुछ सिद्धांत को ये संस्था मानती थी। हिंदू धर्म के सिद्धांत को मानने वाली संस्था थी, जिसमें कर्म और पुनर्जन्म इस दोनों का ये समर्थन करती थी, पुनर्जन्म का ये समर्थन करती थी, ठीक है। ये था हिंदू धर्म का सिद्धांत। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना जो है हेडक्वार्टर 1882 ईस्वी में मद्रास अड्यार में स्थापित किया था। और एनी बेसेंट की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी इसको फैलाने में, ठीक है, आगे बढ़ाने में।
ठीक, तो 54 का करेक्ट आंसर ए आया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 63। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता? उपन्यास था पैगंबर सॉन्ग, इसके लिए बुकर प्राइज मिला है, यह है पॉल लिंच को। तो करेक्ट आंसर सी हो गया, पॉल लिंच को इसके लिए दिया गया है। ठीक है, इंग्लैंड की तरफ से ये, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से ये जो है प्राइज जो है मिलता है इंग्लिश लिटरेचर में बुक को लिखने के लिए। ठीक ना, तो यहां पर करेक्ट आंसर 63 का क्या हुआ? सी हुआ। सी जो है पॉल लिंच। 63। क्वेश्चन नंबर 64। समुदायों को नेतृत्व करने दो विषय के साथ 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर बी हो गया। यहां पर जो टैग लाइन है वो है समुदाय को नेतृत्व करने दो इस विषय पर। विश्व मानवाधिकार दिवस की बात अगर करें, विश्व मानवाधिकार दिवस तो ये आपके पास 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर जो होता है ये विश्व मानवाधिकार होता है। ठीक है, और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है, विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को होता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो करेक्ट आंसर यहां पर 64 का बी है। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है दिशा नाइक। दिशा नाइक जो है, इनको भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनाया गया है। ठीक है, किसको? 65 का सी, दिशा नाइक को। 65 का सी, दिशा नाइक को। क्वेश्चन नंबर 66। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2 योजना में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया? क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, डेबरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, ठीक है, इसको शामिल किया गया है स्वदेश दर्शन योजना के तहत 2 में। ठीक है, किसको? डेबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, डेबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को। क्वेश्चन नंबर 67। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला? तो करेक्ट आंसर इसका है ओपेनहाइमर। काफी अधिक प्राइज इस फिल्म ने जीते हैं अलग अलग सेक्टर में। तो ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में से बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को दिया गया था। 67 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। 68 पे आइए। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है ये किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का मतलब है कि लोग अपने छतों पे सोलर प्लेट लगाएंगे और जो सरकार है उनको उसके लिए सब्सिडी प्रदान करेगी, सहायता देगी। तो ये जो है ये सी है, रूफ टॉप सोलर पैनल से, छत पे सोलर पैनल लगाना, यही एक्चुअली में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक, तो करेक्ट आंसर 68 का क्या हो गया? सी हो गया। 69 जो है ये सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया गया? शांति प्रयास जो है ये नेपाल में किया गया। नेपाल और भारत का एक और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सूर्य किरण। ठीक है, भारत और नेपाल के मध्य ये होता है और भारत से संबंधित है सूर्य किरण, ये नेपाल और भारत। तो सैन्य अभ्यास जो शांति प्रयास 4 है इसका आयोजन नेपाल के द्वारा किया गया। 69 का यहाँ पे बी 69 का क्वेश्चन बी होगा। ठीक है, और उसके बाद 70 पे आते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? पीएम सूर्य घर जो भी क्वेश्चन आया था इसके लिए एक्चुअली में 75,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और सरकार जो है काफी इसमें कंसेस है कि इसको काफी तेजी से आगे बढ़ाना है। 75,000 करोड़ रुपए की मंजूरी इसमें दी गई है। ठीक है, 70 का करेक्ट आंसर है सी। 70 का करेक्ट आंसर है सी। राजपाल कुमार का कहना है कि 44 का आंसर ई होगा। अच्छा, 1 मिनट देख लेता हूं मैं 44 को, जरा 44 देखने के बाद क्या है, हो सकता है कहीं मिस्टेक हुआ हो, चल चेक कर लिया जाए। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? अच्छा, तो सारे सुमेलित है। ओके, ठीक मैं ये होगा, तो मिस्टेक्स लगा था। ठीक है, बहुत बढ़िया राजपाल जी, आपने समझाया, ई आंसर होगा, बहुत बढ़िया। ठीक, 44 का आंसर ई होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से कौन सुमेलित? सारे सुमेलित है इसमें, तो ये आंसर होगा। ठीक है, ओके। तो ये था आज का डिस्कशन, आज कंप्लीट होता है। अब फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे कल से तो फिर वो रेगुलर चलेगा कॉमन पेपर का। ठीक है,